पूर्णिमा और अमावस की रात पहाड़ी औरतें कुंवारे लड़कों के साथ एक रात क्यों गुजारती है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 18 साल की उम्र में मैं काम की तलाश में नेपाल गया। वहाँ मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जो मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी। मैंने एक अमावस की रात राज का पता लगाना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत तो लड़के के साथ। मेरा नाम राजीव है। मैं अपने माँ बाप के साथ बिहार के एक गाँव में रहता हूँ। मेरे बाबा खेतों में मजदूरी करते हैं और उससे जो भी कमाई होता है उससे हमारे परिवार का गुजारा चलता है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल नशेड़ी बन चुका है। मेरे पिता के लाख समझाने के बाद भी वह कोई काम धंधा नहीं करता। जब मेरी दीदी शादी की उम्र की हुई तो मेरे पिता को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि जहाँ भी उसका रिश्ता देखते वह लोग दहेज में बहुत पैसे मांगते हैं। पर मेरे पिता को मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता है वह तो दिन के पैसे दिन में ही खर्च हो जाते और गरीबी से हमारा जीवन गुजर रहा था। अब मैं 18 साल का हो गया हूँ तो एक दिन अपने माँ बाबा को दुख करते हुए सुन लिया। वह कह रहे थे कि हमारे दो बेटे हैं पर कोई भी कुछ काम नहीं करता। अब हमारी बेटी गीता की शादी हम कैसे करवाए? 19 साल की हो गई है पर अब तक हम दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। अब पड़ोस के लोग भी बातें सुनाने लगे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो नेपाल में काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक दोस्त था सुमित। मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि घर की हालत बहुत ख़राब है, क्या नेपाल आ जाऊं तो मुझे कुछ काम मिल सकता है? इस पर सुमित ने कहा, अरे तू आ जा, यहाँ इतना पैसा है कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरी दीदी की तो बहुत अच्छे घर में शादी होगी। यह सुनकर मैं लालच में पड़ गया कि आखिर सुमित ऐसा क्या काम करता है कि उसे इतने पैसे मिलते हैं। उसके पिता भी हमारे पिता की तरह ही मजदूरी किया करते हैं, लेकिन जब से सुमित नेपाल गया हुआ है उनके घर की हालत बहुत सुधर गई है। मेरा और एक दोस्त है मोहित, वह भी नेपाल में ही काम करता है और उसकी बहन की भी हाल फिलहाल में ही शादी हो गई। अगर वहाँ काम करके अच्छा खासा पैसा मिल जाए तो मेरी दीदी की भी शादी करवा सकते हैं। गीता दीदी कुछ कहती तो नहीं, पर उनकी आंखों से साफ समझ आता है कि वह काफ़ी उदास रहती हैं। अगले ही दिन मैंने अपने बाबा से कहा कि मैं नेपाल जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरे पिता सुनकर कहे कि तू गांव में ही रहकर कुछ मजदूरी का काम क्यों नहीं कर लेता? मैंने अपने पिता से कहा, गांव में तो मजदूरी का बहुत कम पैसा मिलता है, इसी वजह से हमारे परिवार का गुजारा भी नहीं चल पाता। गीता दीदी की शादी के लिए भी हमें बहुत पैसे चाहिए और मेरा दोस्त सुमित और मोहित भी नेपाल से अच्छे खासे पैसे कमाता है। इस पर मेरे पिता बोले कि नेपाल के लोग भी तो गरीब है, आखिर वह दोनों ऐसा क्या काम करते हैं कि इतना पैसा कमाते हैं? गांव में तो उन लोगों को लेकर तरह तरह की बातें उठती है, पर मैं भी जिद पर अड़ गया कि मैं नेपाल ही जाऊंगा, गांव में मजदूरी नहीं करूंगा। पर मेरे बाबा मुझे नेपाल भेजने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने गाँव में मेरे लिए कुछ काम भी ढूंढ लिया, जहाँ मैं कुछ दिन गया भी, पर पैसे इतने कम थे कि मैं नेपाल के ही सपने देखा करता था। उधर मेरे दोस्त सुमित और मोहित भी मुझे कॉल करके बार बार आने को कहते और मेरा मन नेपाल जाने को करता। मैंने उनसे कहा कि मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे, किसी तरह समझा कर मैं आता हूँ। बिहार में दिन भर मजदूरी करता, खेतों में फसल रोपने का काम चल रहा था। उससे जितने पैसे मिलते वह घर के गुजारे में ही वह खर्च हो जाते। सारा दिन कीचड़ में काम करके धूप में रहकर इतने कम पैसे। मैं अपने घर वालों को समझाने और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, पर मेरी माँ रोने लगती और कहती, नहीं मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी माँ के आंसू मेरे पैरों में जंजीर बन गए। पर जल्दी ही फसल रोपने का काम खत्म हो गया। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अभी के लिए नेपाल चला जाता हूँ और उसके बाद जब फिर गाँव में फसल कटाई का काम चलेगा तो वापस आ जाऊंगा। आखिरकार मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि गाँव में इतना कम पैसा मिलता है कि कुछ भी बचत नहीं हो पाती थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा कुछ गलत काम मत करना और जल्दी वापस आ जाना। मैंने कहा, फिक्र मत करो माँ, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मेहनत से काम करूँगा और पैसे कमाकर घर भेजूँगा। आप दीदी के लिए लड़का ढूंढना चालू कर दो। मैंने नेपाल जाने की सारी तैयारी कर ली और अपने दोस्तों को भी खबर भिजवा दिया। परमिट बनाकर जब मैं नेपाल पहुँचा तो मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए और मुझे लेकर अपने गाँव चले आए। मेरे दोस्तों ने कहा कि
हम जहाँ काम करते हैं वहीं पर तुम्हारे लिए भी काम के लिए बोल रखा है। वह लोग इस काम के अच्छे खासे पैसे देंगे, बस तुम्हें जो जो कहे और जैसा जैसा कहे वैसा ही करना। मैं उधर टहलने लगा, तभी मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई। वो बेहद खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर इशारे से उसने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं हैरत में पड़ गया। यह औरत तो मुझे जानती तक नहीं है, तो आखिरकार यह मुझे अपने पास क्यों बुला रही है। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, तुम मोहित के दोस्त हो ना? अब मुझे समझ आया, शायद यह मोहित को जानती होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। इस पर वह मुस्कुराने लगी और कही कि ठीक है, कल से तुम कोठी पर आ जाना। तुम्हें काम के सारे तौर तरीके सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद हर अमावस और पूर्णिमा की रात में तुम्हें काम करना पड़ेगा और बाकी का महीना तुम्हें तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हफ्ते में 2 ही दिन काम करना है, आखिर क्या काम है और इस काम के पूरे महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। उसने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे और हर पूर्णिमा और अमावस की रात तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। मैं मोहित और सुमित के घर पर ही रुका हुआ था। हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। मैंने उनसे पूछा, दोस्त, आज मुझे एक औरत मिली थी जिसने कहा कि कल कोठी में आ जाना, पर मुझे काम का बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आखिर ऐसा काम क्या है जिसके वह इतने पैसे देंगी? उन लोगों ने कहा, तुम घबराओ मत, काम बहुत मज़ेदार है। तुम्हें इस काम में मस्ती भी होगा और खूब सारे पैसे में मिल जाएंगे। बस तुम्हें यहाँ ऐश करोगे, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, फिर दोबारा नेपाल छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। मैं सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर क्या काम करना होगा। मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी। वह लोग तो मुझे बिहार से ही नहीं आने देना चाहते थे। मेरे बाबा को लगता है कि यह लोग कुछ गलत काम करते हैं, तभी इन्हें इतना पैसा मिलता है। आखिर मेरे बाबा को कुछ पता है क्या? अगले दिन जब मैं काम पर पहुंचा तो चौकीदार मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहा, अच्छा, तुम ही हो नए लड़के जो यहाँ काम करने आए हो। मैंने सोचा आखिर यह मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। मैंने कहा, मैं नया आया हूँ काम के लिए। उसने अंदर से एक नौकरानी को फ़ोन करके बुला लिया। नौकरानी मेरे पास आई और मुझे अंदर ले जाने लगी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आया आखिर यह लोग मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। नौकरानी ने मुझे बैठाया और कहा कि अभी मालकिन आकर तुमसे बात करेगी। जब मालकिन मेरे पास आई तो उन्हें देखकर लगा कि करीब 35 साल की होंगी। देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहनकर आई थी। उनको देखकर मेरी हसरतें जागने लगी। बहुत ही मोहक अदा से मेरे करीब आई और कही, तुम तो बहुत हैंडसम हो। मैं काफ़ी हट्टा गट्टा और बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा गोरा रंग है और आँखें भी बहुत खूबसूरत है। मैंने एक्सरसाइज करके अच्छी खासी बॉडी बना रखी है। वह मेरे करीब आकर मुझे छूने लगी। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, आखिर यह औरत ऐसा क्यों कर रही है। उसने एक जवान लड़की को बुलाया और कहा, इसका नाम सुचित्रा है। आज से यह तुम्हें ट्रेनिंग देंगी और तुम्हें सिखाएंगी कि काम कैसे करना है। तुम इसके साथ साथ रहना और यह जो भी सिखाएगी वह सीखना। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर मुझे क्या काम करना है। मुझे यही नहीं पता है। आप अगर मुझे बता देती मेरा काम क्या है तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। मुझे खेतों का सारा काम आता है और मैं अभी अभी अपने गांव में खेतों में काम करके ही वापस आया हूँ। अगर घर का कोई भी काम है तो मैं कर दूंगा। मालकिन ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? धीरे धीरे सारा काम समझ में आ जाएगा। पहले तुम हमारे अदब कायदे सीख लो। तुम्हें उठना बैठना बोलचाल सब कुछ सिखाई जाएगी। साथ ही एक्सरसाइज का कमरा है, वहाँ तुम्हें एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। सुचित्रा सबसे पहले मुझे एक्सरसाइज के कमरे में लेकर गई और मुझे बताया कि क्या क्या एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है। 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद उसने मुझे कहा, जाकर नहा लो। नहाने के बाद उसने मुझे टाइट सा कपड़ा पहनने को दिया और मुझे अजीबोगरीब चीज़ सिखाने लगी। पता नहीं क्यों पहले दिन मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। काम करके जब मैं घर वापस आ गया तो मोहित और सुमित मुझसे पूछने लगा कि आखिर पहला दिन काम का कैसा बीता। मैंने कहा, मुझे बहुत ही अजीब लगा। उन लोगों ने मुझे कुछ काम ही नहीं दिया, बस अजीबोगरीब अदब और कायदे सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, यार बस ऐश करो, इतना ज़्यादा सोचो मत। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। आखिर 7 दिनों बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मालकिन ने काफ़ी सारे पैसे मुझे दिए और कहा, कल अमावस की रात है। हम अमावस और पूर्णिमा की रात में यह काम करते हैं। तुम्हें हमारी चुनी
तुम्हें हुई किसी पहाड़ी औरत के साथ एक रात गुजारना पड़ेगा। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। किसी औरत के साथ रात गुजारना पड़ेगा? उसने कहा, कोठी के छत के ऊपर खुली जगह है। उस खुली जगह में तुम्हें जो काम दिया जाएगा वह करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ एक हसीन और खूबसूरत औरत रहेगी और वह तुमसे जो जो करने को कहेगी तुम्हें करना होगा और उसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इतना कि कभी आंखों से नहीं देखा होगा। बस तुम्हें काम को सही तरीके से अंजाम देना है। मैंने पूछा, मालकिन काम क्या है? यह तो आपने बताया ही नहीं। मालकिन ने कहा, मैंने तो बता दिया है। तुम अपने दिमाग में जोर डालोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि काम क्या है। मेरे सामने इतने सारे पैसे थे कि मैं लालच में आकर पैसों को ले लिया और कुछ बिना सोचे समझे ही मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट में पैसे जमा भी करवा दिए। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतने पैसे मिले हैं। मैंने अपने बाबा से कहा कि यह मेरी पहली कमाई है। मेरे बाबा को तो मानो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना पैसा मिला है, वह भी 7 दिन के अंदर। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा काम क्या है? तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर तो उन्हें कुछ शक होने लगा। उन्होंने कहा, बेटा यह कोई गंदा जाल हो सकता है। तू लालच में आकर ऐसा काम मत करना कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तुम अकाउंट में पैसे वापस निकाल लो और अगर यह लोग तुम्हें कुछ गलत काम करवाए तो यह पैसे उन्हें वापस कर देना। ऐसा नहीं कि घबराहट मुझे नहीं हो रही थी। औरत के साथ रात गुजारना है, आखिर क्या विधि करनी है, यह लोग क्या रस्म करते हैं, यह सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब हो जा रहा था। कोठी के छत में खुले में ऐसा क्या काम करना होगा? वह औरत मुझे कुछ गंदा काम तो नहीं करवाएंगी ना? या फिर कोई जादू टोना टोटका भी तो हो सकता है। पर अगर कुछ गलत होता तो मेरे दोस्त क्यों करते? हो सकता है पैसे की लालच में यह गलत काम करते हों। मैं काफ़ी सोच में डूबा हुआ था कि मेरे दोस्त घर पर आ गए। उन दोनों ने कहा, तू कल का काम के लिए तैयार है ना? मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आखिर क्या काम है? तुम दोनों बताते क्यों नहीं? वह दोनों हंसने लगे और कहे, यार ऐसा वैसा काम होता तो हम दोनों करते क्या? और कल अमावस की रात है, कल सारे रात से पर्दा उठ जाएंगे। और वह दोनों हंसते हंसते घर का कामकाज करने लगे। मैं भी दोनों का हाथ बटाया। अगले दिन जब मैं उस हवेली में गया तो चौकीदार मुझे देखकर हंसने लगा। सामने खड़ी नौकरानी से कहा, आज बकरा हलाल होने वाला है। यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। नौकरानी ने कहा, मालकिन की पसंद भी बहुत खूब है। क्या मस्त नौजवान को लेकर आई है। आज की रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी होगी। मैं वहाँ से फिर अंदर चला गया और एक बात मेरे दिमाग में अब घूमने लगी, कैसी रिकॉर्डिंग? आखिर छत में आज क्या होने वाला है? दिन भर मुझे कुछ काम नहीं था। बस एक नौकर आकर मेरी अच्छे से वैक्सीन कर दी थी और मेरे बदन में अच्छे से तेल मालिश। आखिर यह सब काम क्यों हो रहा है? मेरे समझ से परे था। रात होते ही मुझे एक अजीबोगरीब कपड़ा उन्होंने पहना दिया और एक औरत ने मुझे कुछ एक्टिंग सिखा दी कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। मुझे लगा शायद ऊपर कोई शूटिंग चलेगी जिसका नाटक का पाठ मुझे समझा रही है। तभी मेरे दोस्त वहाँ मुझे मिल गए। वह भी मेरे कमरे में ही थे। उन्होंने कहा कि तू तैयार है ना? मैंने कहा, मुझे तो काम ही नहीं पता किस बात की तैयारी करूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि काफ़ी पैसे मिलेंगे और गीता दीदी की शादी हो जाएगी। मोहित मसाज पार्लर का कर्मचारी के भेष में था और सुमित एक डॉक्टर के भेष में था और मैं पुलिस वाले के कपड़े में था। मुझे लगा कि कोई एक्टिंग करनी होगी। पहले उन लोगों ने मोहित को बुलाया तो वह चला गया। मैं और सुमित इंतज़ार कर रहे थे तो मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। फिर एक नौकरानी आई और सुमित को भी बुला लिया। मैंने सोचा यही मौका है राज का पता लगाने का। मैं सुमित के पीछे पीछे जाने लगा। जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो एक सेट बना हुआ था। एक तरफ मोहित की शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ सुमित की। मोहित मसाज पार्लर में एक लड़की की मसाज कर रहा था और वहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सबका कैमरा में रिकॉर्डिंग चल रही थी। वहाँ तो किसी तरह की मूवी बनाने का काम चल रहा है। जब मैं सुमित के वहाँ पर गया तो पेशेंट की भेष में एक लड़की का जांच करने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और वहाँ भी कुछ ऐसा काम चलने लगा जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था। मैं थर थर कांपने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त यह सब काम करते हैं। यहाँ तो मूवी चल रही है। यह लोग इस तरह का गंदा मूवी बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। मेरी माँ और बाबा ने मुझे बहुत समझाया था कि नेपाल मत जाओ और बिहार में ही मेहनत मजदूरी करो। मेरे बाबा को कुछ शक भी हो रहा था, इसलिए उन्होंने पैसे भी नहीं निकाले थे। उन्होंने मुझे पैसा वापस निकाल लेने को कहा था। हमारी जॉइंट अकाउंट से मैंने वह पैसे भी निकाल लिए थे। मुझसे अब देखा
देखा नहीं गया। मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, तभी मालकिन मेरे सामने आ गई और कही, तुमने तो सारा काम देख लिया, अब तुम काम करने के लिए तैयार हो ना। मैंने कहा, यहाँ चल क्या रहा है, यह कैसी मूवी बना रही हैं आप लोग। उसने कहा, यह मूवी में बहुत कमाई है, हम इसे बेचते हैं और काफ़ी पैसे कमाते हैं और इसका हिस्सा तुम्हें देते हैं। शायद मेरे बाबा को मालूम हो किस तरह की मूवी में मेरे दोस्त काम करते हों, क्योंकि यह लोग तो ऑनलाइन डाल देते होंगे ऐसी मूवीज। तभी मेरी माँ मुझे भेजने से पहले फूट फूट कर रो रही थी। मैंने अपनी पॉकेट से वह सारे पैसे निकाले और मालकिन के हाथों में थमा दिया। मैंने कहा, मैं बहुत गरीब जरूर हूँ, हाँ मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझे पहले ही बता देती कि यह काम करना है तो मैं कभी भी काम करने को तैयार नहीं होता। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम करते हुए। वह मुझे रोकने की बहुत कोशिश करने लगी। उसने मुझसे कहा, ईमानदारी के पैसे में गरीबी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मैं भी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ और यहाँ काम करने वाले सभी लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन हमने यह काम जब से शुरू किया तब से हमारे पास पैसे आने लगे। जब तक पैसे ना हो तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे तुम यह काम कर लो, देखना इज्जत के साथ तुम्हारी दीदी की शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा, इस तरह का वीडियो ऑनलाइन हो गया तो मेरी दीदी की शादी हो भी जाए तो ससुराल से निकाल देंगे, क्या फ़ायदा ऐसा पैसा कमा के जिसमें इज्जत ही ना हो। आप मुझे माफ़ कीजिए। यह कहकर मैं बाहर निकल गया। जब मैं गुस्से से वहाँ से निकल कर जाने लगा तो चौकीदार ने मुझे देखा। अब मुझे चौकीदार की बातों का मतलब भी समझ में आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अपना सामान लिया और अगली ही सुबह मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं गांव जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा और इज्जत की रोटी कमाऊंगा। दोस्तों, कई बार पैसों के लालच में हम गलत रास्ते में भटक जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इज्जत की एक रोटी भी जिल्लत की ज़िंदगी से काफ़ी अच्छी है। इसलिए लालच में पड़कर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।